चलिए जी, एक और नए लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम दो टॉपिक करने वाले हैं, एक बिलू मून और एक ज्वार एवं भाटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिलू मून पर आते हैं। बिलू मून क्या होता है? देखिए, इससे पहले अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का टॉपिक कंप्लीट किया है, तो एक बार इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आप उन्हें जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स उनसे जुड़े हुए हैं। चलिए, ब्लू मून क्या होता है? एक माह में दो पूर्णिमा का होना ब्लू मून कहलाता है। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल लाइन याद रखनी, एक माह में दो पूर्णिमा। क्या? पूर्णिमा, फुल मून का होना। इसका रंग से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मून है वो नीला हो जाएगा ना, बिल्कुल ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी घटना लगभग 2.5 वर्ष में एक बार होती है, और ये फरवरी के महीने में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस घटना को होने के लिए कम से कम 29.5 दिन का महीना होना चाहिए। ठीक है, तो फरवरी में तो 29 ही होते हैं, 29.5 तो कभी हो नहीं पाएंगे। एक वर्ष में अगर दो से अधिक ब्लू मून हो जाएं, तो उसको फिर हम ब्लू मून ईयर बोल देते हैं। तो ब्लू मून से जुड़े ये दो तीन फैक्ट थे जो आपको याद रखने थे। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं, ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार एवं भाटा। तो आप क्या समझते हैं ज्वार एवं भाटा से? देखिए, ज्वार एवं भाटा का अर्थ है कि समुद्र के जल स्तर का ऊपर चढ़ना एवं नीचे उतरना, वो भी एक निश्चित टाइम के बाद। वो क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। समुद्र के जल स्तर में होने वाला आवधिक उतार चढ़ाव, आवधिक पर फोकस करिएगा, फिक्स टाइम पर होने वाला उतार और चढ़ाव। देखो, जब ऊपर उठेगा समुद्र का जल स्तर, मान लीजिए समुद्र के जल स्तर में हो रही है वृद्धि, तो वो कहलाएगा ज्वार। और जब नीचे गिरेगा यानी कमी हो रही है, तो वो कहलाएगा भाटा। तो ये तो आप बचपन से ही जानते होंगे, शुरुआत से ही ये चीज पढ़ाई जाती है, ज्वार भाटा। समुद्र का जल ऊपर उठा तो ज्वार, गिरा तो भाटा, भाटा यानी घाटा, घाटा यानी कम, तो नीचे गिरने को क्या कहेंगे? भाटा घाटा। ऐसे याद कर लेना है आपको, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। होते क्यों है ये ज्वार भाटा की घटना? का कारण क्या है होने का भैया? तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है वो है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने आपको दिखाया था कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की वैल्यू कितनी सी है, बट इसमें चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका ज्यादा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि वो भैया करीब होता है, पृथ्वी के ज्यादा निकट होता है, तो चंद्रमा के आकर्षण बल की भूमिका अधिक होती है। और इसकी व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा की जा सकती है कि कैसे ये ज्वार भाटा की घटना को जन्म देते हैं। हालांकि इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की भूमिका भी होती है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, वो बाहर की तरफ एक बल का अनुभव करती है, गति, वृत्ताकार गति के कारण, उसको कहते हैं अपकेंद्रीय। अप यानी दूर, केंद्र से दूर की ओर गति। ठीक, तो ये तीन कारण हैं आपके। कारण के बाद आपको पढ़ना है प्रकार, कितने प्रकार के ज्वार होते हैं। आप ज्वार कितने प्रकार के होते हैं उसे पढ़ें। आप उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो सूर्य है और जो चंद्रमा है, इसमें दो परिस्थिति बनती है। एक उसको बोलते हैं सीजीगी, सीजीगी। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है सूर्य ग्रहण में, द्वारा बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो सीजीगी में भी दो कंडीशंस बनती है, एक कंजक्शन, एक कंजक्शन, कंजक्शन यानी युति। ये बनती कब है? जब चंद्रमा बीच में होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? चंद्रमा। और एक होता है अपोजिशन, जब सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी, उसको बोलते हैं वियुति। तो इनका फर्क पड़ता है। देखो, जैसे अभी चंद्रमा यहाँ है, सूर्य भी यहाँ है, तो सूर्य भी इधर को खींच रहा है, चंद्रमा भी इधर को खींच रहा है। तो इस क्षेत्र में क्या आएंगे? इस क्षेत्र में आएंगे भैया दीर्घ ज्वार। क्या आएंगे? दीर्घ ज्वार, यानी कि जो ज्वार नॉर्मल आता है उससे ज्यादा ज्वार आएगा।
आएगा ही, क्योंकि देखो दो दो लोग पानी को इधर खींच रहे हैं गुरुत्वाकर्षण से, है ना, खींच रहे हैं ना। बट जब जिधर दीर्घ ज्वार आता है तो उसके समकोण पर, उसके 90 डिग्री पर लो टाइड भी साथ में आ जाता है, क्योंकि जो पानी है वो तो पृथ्वी पर सीमित है, यानी कि इधर का पानी और इधर का पानी खींच के कहाँ चला जाएगा, इधर। और जब पानी यहाँ से खींचेगा ना इधर को, तो सिर्फ इधर को नहीं खींचेगा, वो इधर को भी जाएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए, जैसे पानी में कोई मोटर बोट चल रही है, तो मोटर बोट क्या करती है, पानी को पीछे की ओर फेंकती है, ठीक। बट पानी सिर्फ पीछे की ओर नहीं जाता, मोटर बोट के साथ साथ आगे की ओर भी जाता है। वैसे ही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ दीर्घ ज्वार आता है ना, तो इन साइडों का जो पानी है वो इधर खिंच के जाता है, महासागरों का पानी इधर खिंच के जाने के बाद इधर तो खिंचता ही है, फिर कुछ पानी इधर भी रिस के चला जाता है। तो इस तरह दोनों तरफ दीर्घ ज्वार आते हैं, दोनों तरफ क्या आते हैं, दीर्घ ज्वार। अभी मैं बताऊंगा दीर्घ ज्वार टाइप पढ़ाते वक्त। अभी तो बस आप ये समझिए कि एक बार ये इस तरह कंडीशन में होते हैं तो ये इधर ज्यादा बल लगाते हैं और इधर कम बल हो जाता है। एक बार ऐसा होगा कि सूर्य तो यही है, जो चंद्रमा है वो यहाँ है समकोण की स्थिति पर। तो अब क्या है, कुछ पानी को चंद्रमा सूर्य इधर खींच रहा है, कुछ पानी को चंद्रमा इधर खींच रहा है। अब जैसा कि हमने बताया पहले कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका प्रभाव निकट होने के कारण ज्यादा होता है, तो चंद्रमा ज्यादा पानी को खींच पाता है। ठीक है, बस इतना कंसेप्ट समझिए आप। अभी फिर मुद्दे पर आएंगे। देखिए, अगर चंद्रमा यहाँ अथवा यहाँ है, इसको कहते हैं फर्स्ट एवं, गलत लिखा है क्या इसमें, नहीं, रुकिए जरा, इसको कहते हैं सेकंड एवं फोर्थ क्वार्टर, सेकंड एवं फोर्थ क्वार्टर। आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि सेकंड और फोर्थ क्वार्टर कहाँ होता है। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, जब आप ज्वार भाटा के प्रकार में आओगे, किसमें, प्रकार में, कि ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है, तो उसमें जो दो प्रकार होते हैं उसमें एक प्रकार होता है दीर्घ ज्वार, एक प्रकार होता है निम्न ज्वार। निम्न ज्वार को भी कहते हैं लघु ज्वार। देखो, जो दीर्घ ज्वार होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। कितनी होती है, 20% अधिक। और ये दीर्घ ज्वार कब आते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में आते हैं, यानी सिजिगी के समय। दीर्घ ज्वार कब आएंगे, सिजिगी के समय। और सिजिगी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कब, तो कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। कैसे, एक तो ये कि सूर्य यहाँ हो, चंद्रमा बीच में हो और पृथ्वी यहाँ हो। एक दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि सूर्य यही है, चंद्रमा यही है, लेकिन सॉरी, पृथ्वी यही है लेकिन चंद्रमा यहाँ है। यानी एक बार चंद्रमा बीच में हो, एक बार पृथ्वी बीच में हो। ये मैं बता चुका हूँ सूर्य ग्रहण वाले टॉपिक में। तो सिजिगी के दौरान क्या आते हैं भैया, दीर्घ ज्वार आते हैं, जब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही रेखा में होते हैं। और एक ही रेखा में ये कब होते हैं, एक बार होते हैं पूर्णिमा को, एक बार होते हैं अमावस्या को। जब अमावस्या को होते हैं तो तब सूर्य ग्रहण लगता है, और जब पूर्णिमा को होते हैं तो तब चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये बेसिक्स हैं सूर्य ग्रहण वाले टॉपिक से, तो इन्हें आप पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान क्या आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। इनको स्प्रिंग टाइड अथवा वसंत ज्वार भी कहते हैं। दीर्घ ज्वार का दूसरा नाम क्या है, स्प्रिंग टाइड अथवा वसंत ज्वार। ठीक, तो वसंत ज्वार, दीर्घ ज्वार क्यों आते हैं, एक ही रेखा में होने के कारण। अब दूसरे प्रकार के होते हैं निम्न ज्वार या फिर लघु ज्वार। ये ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो सामान्य ज्वार से 20% कम होती है। क्या होती है, सामान्य ज्वार से 20% कम। अब क्या है कि जो सूर्य और चंद्रमा है वो समकोण पर होंगे। कैसे होंगे, समकोण पर। कैसे समकोण होता है, ऐसे देखो, यहाँ यहाँ क्या है, ये समकोण बना रहे हैं। यहाँ क्या है, ये एक ही रेखा में है। और ये समकोण पर कब होते हैं, एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे। ये समकोण पर इसको बोल देते हैं, जैसे ऐसे बोला ना, तो इसको बोला इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और इसको बोला सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बोलते हैं कि जब चंद्रमा पहले और तीसरे स्थान पर है तो तब आते हैं निम्न ज्वार। ये पीवाईक्यू का स्टेटमेंट है कि जब चंद्रमा पहले और तीसरे स्थान पर होता है तो तब कैसे ज्वार आते हैं, तब आते हैं निम्न ज्वार। और जब चंद्रमा दूसरे और चौथे स्थान पर होता है यानी कि इस स्थिति में, तो तब क्या आते हैं दीर्घ ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड। दीर्घ ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो दीर्घ ज्वार तो पढ़ लिया, हाँ निम्न ज्वार पढ़ते हैं हम। निम्न ज्वार कब आते हैं, जब ये समकोण पर होते हैं। और ये कब होते हैं, तो दीर्घ ज्वार है वो तो पूर्णिमा और अमावस्या को होते हैं। तो निम्न ज्वार कब होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, यानी सप्तमी अथवा अष्टमी को। यानी आपने अगर कैलेंडर को हिंदी में पढ़ा है ना, तो आपको सप्तमी, अष्टमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने हिंदी में नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं आ रहे होंगे। एक बार पढ़ के देख लेना किसी भी एक महीना का, उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को क्या आएंगे, निम्न ज्वार आएंगे। इसको नीप टाइड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नीप टाइड। तो ये हो गया दोनों टाइप। एक और टाइप की बात करते हैं, आयन विरक्तीय एवं भूमध्य रेखीय। आयन विरक्तीय एवं भूमध्य रेखीय, सुनकर अजीब लग रहा होगा, अभी नहीं लगेगा। आपने अभी पीछे एक सेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एपोजी, एपोजी और पेरिजी। एपोजी में जब चंद्रमा सूर्य की पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जी मतलब जियो यानी पृथ्वी, ए मतलब अधिकतम। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, और पेरिजी मतलब पास यानी सबसे पास की दूरी पर होता है। तो यही है, इसी को आधार बनाकर ये ज्वार भाटा के दो प्रकार हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है वो सूर्य से ज्यादा होता है। तो ये चंद्रमा की जो वैल्यू है यहाँ बढ़ जाती है। देखो, जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क रेखा व मकर रेखा पर होता है, जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क रेखा और मकर रेखा पर होता है, पृथ्वी की कर्क रेखा और मकर रेखा पर, तो तब तो आते हैं उच्च ज्वार। तब क्या आते हैं, उच्च ज्वार। और इन्हें कहते हैं अयन विरक्तीय ज्वार। यानी अयन विरक्तीय ज्वार कैसे हैं, उच्च ज्वार। और ये कब आते हैं, जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव कर्क रेखा और मकर रेखा पर होता है। क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य की तरह उत्तरायण एवं दक्षिणायन होता है। जैसे सूर्य 0 डिग्री से 23 डिग्री तक जाता था, इस अवधि को हम क्या कहते हैं, उत्तरायण। और जब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणायन। वैसे ही चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो चंद्रमा जब यहाँ 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा पर होगा तो तब आएंगे दीर्घ ज्वार। और इस कारण आए हुए ज्वार को क्या कहेंगे, अयन वृत्तीय ज्वार। क्लियर है एकदम। पीछे का सेशन देखा है आपने तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट सीजनल चेंज वाले में मैंने बहुत डिटेल में कराया है, ठीक है। तो दूसरे पढ़ते हैं भूमध्य रेखीय ज्वार। भूमध्य रेखीय ज्वार कब आते हैं, जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव भूमध्य रेखा पर होता है। ये तो सिंपल है, भूमध्य रेखीय मतलब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव भूमध्य रेखा पर होता है। लेकिन इससे जो आते हैं वो निम्न ज्वार आते हैं, इससे जो आते हैं निम्न ज्वार आते हैं। इसका मतलब भूमध्य रेखीय ज्वार कैसे है, निम्न ज्वार है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, उपभू एवं अपभू। उपभू एवं अपभू ज्वार, ये हाँ ये है वो एपोजी और पेरिजी वाला। ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर बताया ना मैंने, ये तो उत्तरायण एवं दक्षिणायन से जुड़ा है कि पृथ्वी पर कितना झुकाव कितने कोण का बना रहा है। जैसे सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, वैसे चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ठीक है, क्लियर है। उपभू एवं अपभू, अपभू यानी अधिकतम दूरी पर है भू से, उपभू यानी भू से न्यूनतम दूरी पर है। तो भैया जब पृथ्वी के निकटतम है, निकट है तो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उच्च ज्वार आएंगे। और जब दूर है तो भैया कम गुरुत्वाकर्षण लगा पाएगा और निम्न ज्वार आएंगे। समझ गए, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है एकदम। ये यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, हम्म, हम्म, हम्म।
ये तो मैं ही भूल गया कि ये मैंने लिखा क्या है। ये कुछ भी नहीं है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, और ये दिखा रहे हैं कि इसके कारण जो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, तो इससे ज्वार आते हैं और एक बल्ज बन जाता है। तो यहाँ दीर्घ ज्वार आएंगे, साथ ही साथ निम्न ज्वार आएंगे। इससे एक बात याद आई कि दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जो समय होता है वो 7 दिन का समय होता है। यानी आज अगर दीर्घ ज्वार आ रहा है तो अगले 7 दिन बाद क्या आ जाएगा, निम्न ज्वार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा अथवा अमावस्या के बाद 7 या 8वें दिन सप्तमी या अष्टमी आ जाती है, इसलिए इन दोनों के बीच 7 दिन का समय होता है, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार के बीच। ठीक है, ये एपोजी और पेरिजी की मैंने यहाँ भी लगा दी है। ठीक, देखो ये ना फोकल पॉइंट पर रहती है। इलिप्टिकल वृत्त जो होता है उसमें चाहे सूर्य हो या पृथ्वी हो, वो एक बीच के बिंदु पर नहीं रह पाते, वो एक फोकल पॉइंट पर होते हैं, जो कि बीच में नहीं होता, थोड़ा सा साइड में होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, इनके लाभ पर बात कर लेते हैं कि ज्वार भाटा के कुछ लाभ भी होते हैं। बहुत लाभ होते हैं भाई ज्वार भाटा के। देखिए, एक तो जब ज्वारीय तरंगों से आप जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने एक डैम बना लिया, ठीक है, और डैम बना लिया निम्न ज्वार सीमा पर, यहाँ निम्न ज्वार सीमा है, मान लीजिए निम्न ज्वार पर पानी यहाँ रहता है, तो और डैम आपने बना दिया और ये यहाँ मुहारा लगा दिया इस डैम में पानी जाने के लिए। तो जैसे ही उच्च ज्वार आएगा, मान लीजिए उच्च ज्वार यहाँ तक है, तो उच्च ज्वार के समय इसमें पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा इसमें, तो उच्च ज्वार जब ये उच्च ज्वार जाएगा, खत्म होगा, तो इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब इस पानी से क्या करेंगे भैया, इधर गिरा गिरा कर या फिर इधर गिरा गिरा कर हम टरबाइन चलाएंगे, और टरबाइन से क्या बनेगी, विद्युत बनेगी। इसी को कहते हैं ज्वार ज्वारीय ज्वार के द्वारा तरंगों का उत्पादन। साथ ही एक तरीके से और होता है कि जैसे ज्वारीय तरंगें ऐसे चलती है ना समुद्र की सतह पर, तो क्या करते हैं कि वहां पर हम पानी की सतह पर ही टरबाइन लगा देते हैं, पानी के अंदर ही। तो ये जो तरंगें चलती हैं, तो ये टरबाइन को घुमाती रहती हैं और बिजली बनती रहती है। तो दो तरीके से आप ज्वार के द्वारा बिजली बना सकते हैं। और दूसरा क्या फायदा होता है कि ये बड़े और भारी जलयानों को अब बंदरगाहों तक पहुंचने में समर्थ बनाता है। कैसे भैया? जैसे कोई बंदरगाह है, जैसे ये मान लीजिए तट है, और यहाँ एक बंदरगाह बना हुआ है। बंदरगाह होता है पोर्ट, हिंदी में पोर्ट। और मान लीजिए यहाँ पानी की गहराई है कितनी, 500 मीटर। 500 मीटर, चलो 500 मान लेते हैं, मानने के लिए मान रहे हैं। लेकिन जो आपका जहाज है उसको चाहिए 1000 मीटर की ऊंचाई, गहराई, कम से कम 1000 मीटर की गहराई, क्योंकि वो जहाज बड़ा है, उसको यहाँ तक आने के लिए 1000 मीटर की गहराई चाहिए। तो जब यहाँ ज्वार आएगा ना, तो इस पानी का लेवल बढ़ के 1000 मीटर तक हो जाएगा। और जब ज्वार 1000 मीटर तक कर देगा इस पानी के स्तर को, तो आप क्या कर सकते हैं कि बड़े बड़े जहाजों को तट पर ला सकते हैं, और जब वो पानी लौटेगा तो उसके साथ ही अपने जहाज को लेकर जा सकते हैं। इस तरह बड़े और भारी जलयानों को बंदरगाहों तक पहुंचने में ये समर्थ बनाता है। दो बेनिफिट आपने देख लिया। तीसरा बेनिफिट कि जब भाई ये सागरीय तटों पर जो गंदगी होती है ना, उसको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, जिससे तट स्वच्छ बने रहते हैं। तो ज्वार क्या करते हैं, तटों को स्वच्छ बनाए रखते हैं। कैसे? देखो, जैसे जब ज्वार आएगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा, तो आसपास के तटों पर पानी भर जाएगा, लेकिन जब ज्वार वापस जाएगा तो तटों की जो गंदगी है उसको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। हालांकि इससे समुद्र तो भैया प्रदूषित हो जाएगा, आपके तट साफ हो जाएंगे और पूरा के पूरा समुद्र प्रदूषित हो जाएगा। लेकिन अब बेनिफिट लिख रहे हैं तो हमें तो लिख ही देंगे कि तट स्वच्छ हो जाते हैं, लेकिन नुकसान लिख देना कि समुद्र गंदे हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा, उन्नत किस्म की मछलियां तटों तक पहुंच जाती हैं। हाँ, ये है भाई काम की बात कि बीच समुद्र में जो बढ़िया बढ़िया मछलियां होती हैं वो हाँ तटों तक आ जाती है, जिससे मछुआरे उन्हें पकड़ पाते हैं। और मोती, शंख, सीपियों और अन्य बहुमूल्य पदार्थ भी ज्वारीय तरंगों के साथ तटों पर आ जाते हैं। तो ये इसके कुछ प्रमुख प्रमुख लाभ हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे। अब कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। क्या है तथ्य? कि एक ऐसी जो सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, क्योंकि दो ज्वार के बीच में जो अंतराल होता है वो 12 घंटे का अंतराल होता है। कितना?
12 घंटे का, ये सिद्धांत तय होता है 12 घंटे का अंतराल, बट एक्चुअल में जो ज्वार होता है ना वो प्रतिदिन 26 मिनट की देरी से आता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण तथा पृथ्वी के घूर्णन अवधि में थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने बताया ना वो 5 डिग्री अपने तल पर झुका होता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी प्रभावित होते हैं। वो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं हो पाते, और इसी की वजह से ज्वार भी दिन में थोड़ा सा लेट हो जाता है। प्रतिदिन ज्वार 26 मिनट की देरी से आता है, और एक ज्वार दो ज्वार के बीच में 12 घंटे का अंतराल होता है। 12 घंटे 26 मिनट टोटल हो गया दो ज्वार के बीच में, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो उत्तरी अमेरिका आप देखेंगे तो उसके पूर्वी किनारे पर एक स्थान है जिसका नाम है फंडे की खाड़ी। फंडे की खाड़ी ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसकी गहराई है लगभग 53 फीट यानी 16 मीटर। यहाँ सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ये है, देखो कहाँ है, ये रहा, ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का भाग, और यह है नोवा स्कोशिया आइलैंड, और यहाँ पर है फंडे की खाड़ी, ये वाली फंडे की खाड़ी, ठीक। यहाँ आते हैं सबसे ऊंचे ज्वार। और एक ऐसी जगह बताइए जहाँ प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। वैसे तो सामान्यतः दिन में कितने बार ज्वार आते हैं? 2 ज्वार आते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। कहाँ? इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउथ हैम्पटन की खाड़ी में। कहाँ? यहाँ। यह है इंग्लैंड, इसके दक्षिणी तट पर यहाँ एक खाड़ी है, इसमें आते हैं 4 बार ज्वार। कैसे? इसमें जो 2 बार ज्वार है, 2 बार ज्वार आता है नॉर्थ सी से, ये नॉर्थ सी है, और 2 बार ज्वार आता है इस इंग्लिश चैनल से होकर अटलांटिक सागर से। यानी 2 बार ज्वार आ गया इंग्लिश चैनल से, किससे? इंग्लिश चैनल से, और 2 बार ज्वार आ गया उत्तरी सागर से, ठीक है। और ये जो फंडी की खाड़ी है ना, ये कनाडा में स्थित है। किसमें? कनाडा में, सॉरी हिचकी आने लगी है। चलिए, ये ज्वार वाला टॉपिक भी अब एकदम कंप्लीट होता है। इस तरह आप एकदम बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, और हम अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए।